तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया डिपोर्टेशन के बारे में, जो कि अब साउथ कोरिया डिपोर्ट भी करने लगा है। और जो मेरे एक जानकार थे जो डिपोर्ट हुए हैं साउथ कोरिया से, तो क्या क्या रीज़न्स रहे उनके डिपोर्ट होने में, और आपको क्या सावधानी रखनी है अगर आपका साउथ कोरिया का वीज़ा मिल चुका है और आप साउथ कोरिया जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जिसने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा लें। इससे क्या होगा कि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ होंगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको बेस्ट जो जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। जो भी मुझे अपडेट मिलती है मैं उस रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे एक जानकार हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो कि साउथ कोरिया जिनका वीज़ा लगा था वो साउथ कोरिया एयरपोर्ट पे गए। उनका कोई फ्रेंड भी था साउथ कोरिया में जो कि वहाँ का ही सिटीज़न था, लेकिन फिर भी उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो डिपोर्टेशन के जो रीज़न्स रहे जो कि उन्होंने मुझे बताया, पहले तो वो उनकी एज कम थी, वो एक टीनेज थे। दूसरा, उन्होंने होटल बुकिंग्स नहीं करवाई थी। और तीसरा, वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे किसी इंटरनेशनल कंट्री में। तो ये जो थे, ये 3 रीज़न मुझे समझ में आए हैं। लेकिन उनसे कुछ ऐसे सवाल जवाब पूछे गए जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता था, लेकिन फिर भी उनसे पूछे गए। तो ऐसा हुआ, वो वहाँ पर गए। जैसे ही उन्होंने लैंड किया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे, होटल बुकिंग मांगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड यहाँ पर रहते हैं, तो वो मैं उनके पास जाऊँगा, उनके पास स्टे करूँगा। तो फिर उन्होंने अपने फ्रेंड से उनकी बात भी करवाई। तो उनके फ्रेंड ने यहाँ तक कहा कि मैं लिख के देता हूँ कि ये मेरे पास रहेंगे, स्टे करेंगे और वापस चले जाएंगे। हालांकि उनके पास रिटर्न टिकट थी, सब कुछ था। उनका कोई भी इरादा नहीं था वहाँ ओवर स्टे करने का या वहाँ रहने का, लेकिन फिर भी उनको डिपोर्ट होना पड़ा। और ये सब कुछ करने के बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उन्होंने उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो कि मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने उनको पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ही घूमने के लिए जाऊँगा, जहाँ पर भी जाऊँगा। तो उसमें और उन्होंने पूछा कि कितना फेयर लगेगा, मतलब कि टैक्सी का कितना फेयर लगेगा इस जगह से उधर जगह जाने के लिए, या बस का कितना फेयर लगेगा। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो किसी को भी नहीं पता होगा तो कितना फेयर लगेगा, तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। तो ये कुछ बेतुके से क्वेश्चंस थे क्योंकि ये उनको पूछे गए। तो और फिर उनको पूरा एक दिन वहाँ पर रखा। तो उसके आगे क्या हुआ तो ये मैं आपको बताता हूँ। उनको कितना वहाँ पर रहना पड़ा, उनको क्या क्या सहना पड़ा, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब मैं बताता हूँ रीज़न्स क्या हैं। रीज़न्स जो थे, मुझे लगा कि जो इसमें रीज़न्स हैं वो सबसे बड़ी बात थी कि वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे। इससे पहले उनके पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और वो उनकी एज भी कम थी। तीसरा, उन्होंने होटल बुकिंग नहीं करवाई थी। आप जब भी जाएं और होटल बुकिंग करवा के जाएं, चाहे पेड ऑन प्रॉपर्टी कराएं, लेकिन होटल बुकिंग करवा के जाएं। होटल बुकिंग वहाँ पर, यहाँ से आपको उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ती जब हम वीज़ा सबमिट फाइल करते हैं, लेकिन पहले ही करवा लें। वहाँ पर चाहे आप वहाँ पर 1 दिन के लिए रहें, चाहे 2 दिन के लिए रहें, लेकिन होटल बुकिंग करवा के जाएँ। अब मेरे हिसाब से जितने दिन के जा रहे हैं उतने दिन की होटल बुकिंग करवाएं। वहाँ जाके चाहे 1 दिन के लिए रहें, उसके बाद होटल छोड़ दें। ठीक है, उनको बोले जी नहीं जी मैं 1 ही दिन रहना चाहता हूँ, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो आपको 1 दिन के आपके पैसे लेंगे और वहाँ पर हॉस्टल बुकिंग या होटल बुकिंग जो सस्ती अपनी करवा के जाए। अगर आपका वहाँ कोई फ्रेंड्स है तो उसके से पहले ही इन्विटेशन ले लें और वीज़ा फाइल में वो इन्विटेशन लगाएं। अब वहाँ जाके आप बोलेंगे जी हमारा यहाँ फ्रेंड रहता था तो उससे इन्विटेशन हम मंगवा देते हैं, वो गारंटी उठाते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर हो भी सकता है आपको जाने दे, हो भी सकता है कि नहीं जाने दे। अगर ऐसा आपका कोई फ्रेंड है जो वहाँ कोरिया का ही है, कोरियन है या उनका सिटीज़न है, तो आप उससे इन्विटेशन पहले ही ले लें, उसको वीज़ा फाइल में लगाएं। फिर आपको वीज़ा मिलेगा तो फिर आप वहाँ पर उस इन्विटेशन पर जा सकते हैं। क्योंकि जब इमिग्रेशन ऑफिसर पूरी जांच पड़ताल करता है तो वो एम्बेसी जो उसने वीज़ा इशू किया है तो उनसे भी वो बात करता है इन्होंने वीज़ा फाइल्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे।
तो ये भी वो पूछता है इन्विटेशन लगाया था कि नहीं लगाया था। अगर हमने इन्विटेशन नहीं लगाया है तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को बोल रहे हैं कि हमारा वहाँ फ्रेंड है, हम उसके बाद जाके रहेंगे, तो ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं बताई? तो ये भी उसके मन में एक डाउट रहता है। दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि थाईलैंड से भी जो टीनेज होते हैं उनको डिपोर्ट कर देते हैं। और एक और बात इसमें होती है, आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आप वहाँ जाएं, बोल दें जी मेरा खर्चा सारा वो उठाएगा, तो मेरे पास जी कुछ नहीं है, मैं थोड़े से ही पैसे लेके आया हूँ, तो ये भी एक रीज़न बनता है डिपोर्टेशन का। तो पैसे पूरे लेके जाएं, जितना आप स्टे कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसे खर्च चाहे ना ही करें। आपका फ्रेंड है वहाँ, कोई भी है, जो पहली बात है तो एयरपोर्ट पे बताया ही ना हमारा वहाँ कोई फ्रेंड है। आप बोले मैं टूरिस्ट हूँ, मैं घूमने आया हूँ, घूम के वापस चला जाऊँगा, मेरा यहाँ कोई जान पहचान का कोई फ्रेंड कुछ नहीं रहता। ये भी एक पॉइंट वो बनाते हैं कि हाँ जी इसका फ्रेंड रहता है, उसके पास स्टे कर लेगा, ओवर स्टे कर लेगा, यहीं रहने की कोशिश करेगा, वापस जाएगा नहीं। तो ये भी एक बातें होती हैं। बाकी हमारे जो इंडियन पासपोर्ट है इसकी रेपुटेशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि हमें ईज़िली एक्सेस दे दिया जाए। आपने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा कि वो कंबोडिया जा रहे हैं। कंबोडिया इतनी कोई ख़ास कंट्री नहीं है, लेकिन कंबोडिया जा रहे हैं तो कंबोडिया से उनको बोला है कि हम जो आपको एंट्री नहीं देंगे, तो वहाँ से उनसे कुछ रिश्वत ली है तो फिर उनको जाने दिया है। जो बाकी पासपोर्ट होल्डर हैं, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन या कोई और कंट्री के, उनको आराम से वहाँ से जाने दिया है बिना किसी पूछताछ के। तो हमारे इंडियन पासपोर्ट की रेपुटेशन भी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो इसलिए भी ये डाउट उनके मन में होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के मन में, कि ये अपने कंट्री, होम कंट्री वापस नहीं जाएगा, चाहे आपके पास रिटर्न टिकट है चाहे नहीं है, क्योंकि रिटर्न टिकट कैंसिल भी हो सकती है, तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके दिमाग में चीज़ें रहता है। तो अब अपनी तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाएं, और मेरे हिसाब से तो वहाँ ये ऐसा मत बताएं, चाहे आपका फ्रेंड है। अगर हाँ आपने इन्विटेशन पहले ही वीज़ा फाइल में लगा दी है, पहले ही जब आपने वीज़ा लेना था तो उनको क्लियर कर दिया है कि मेरा फ्रेंड है, मैं उसके पास रहने के लिए जा रहा हूँ या उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो अलग बात है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको वीज़ा मिल गया, आप एयरपोर्ट पे जाके ऐसी बातें ना करें कि हमारा फ्रेंड रह रहा है या कोई और वहाँ पर है जो कि हमें वहाँ पर, हम उसके पास रहेंगे या उसके पास रहेंगे, ये जाएंगे। तो ये अगली बार से याद रखें। जो कि और भी लोग हो चुके हैं जो डिपोर्ट हो चुके हैं, वो इस बात को याद रखें। और जो जाने वाले हैं वो भी याद रखें, जिनका वीज़ा आ गया है, प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं, अपनी शो मनी लेके जाएं, होटल बुकिंग, अपनी रिटर्न टिकट, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट, अपना RT-PCR सर्टिफिकेट, और अपना प्रॉपर एक प्लान, चाहे वो लिख के ना लेके जाएं, लेकिन दिमाग में पूरा बना के जाएं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ के लिए क्या है। चाहे ये जो था अनएक्सपेक्टेड था कि उन्होंने बस के फेयर भी पूछ लिया, लेकिन ये एक था कि मतलब उन्होंने आगे बातें पूछनी है, कहानी से कहानी जोड़नी थी। वो डिपोर्टेशन करने का एक तरीका होता है कि फिर वो एक सवाल पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे, तीसरा पूछेंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक कहानी बनाई उन्होंने कि वैसे तो नॉनसेंस ही क्वेश्चंस थे कि किसी को क्या पता कि मेट्रो की कितना किराया है या क्या है, फिर भी हो सके तो इसके बारे में सर्च कर लें कि एक जगह से दूसरी जगह, अगर एयरपोर्ट से आप किसी सिटी में जा रहे हैं या किसी जगह पर जा रहे हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हैं, तो उसका कितना किराया लग जाएगा। आजकल नेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, तो इसको थोड़ा बहुत सर्च करके दिमाग में मोटा मोटा रख लें और एक आइटनरी सी बना लें। हम यहाँ जाएंगे, गंगनम स्ट्रीट जाएंगे देखने के लिए, उसके बाद हम किसी और सिटी में जाएंगे, वहाँ पर क्रूज़ पे जाएंगे या सी देखने जाएंगे, कोई म्यूज़ियम जाएंगे, कोई मॉल जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत बना के रख लें, 2-4 जगहों का नाम प्रॉपर बना लें। चाहे आप उधर नहीं भी जाना चाहते, आपका मोटिव जो भी है, लेकिन ये चीज़ें सब बना के आपको याद रखें कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछे और आप फट उसको आंसर दे दें। तो जल्दी जल्दी जैसे जैसे पूछा जाएगा, जैसे जैसे आंसर दे जाएगा, तो उसके डाउट कम होते जाएंगे और आपको वो जल्दी क्लियर कर देगा। तो ये भी हो सकता है कभी और वो कुछ से कुछ पूछे भी ना, तो आजकल थोड़ी सख्ती हो गई है तो इसलिए पूछ रहे हैं। और इंडियन पासपोर्ट की तो आपको पता ही है कि क्या रेपुटेशन है वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ। उनको पूरा एक दिन वहाँ पर उन्होंने परेशान किया, एयरपोर्ट पे रखा, उसके बाद अगले दिन जी उनको वापस इंडिया भेज दिया। तो अब वो जानना चाहते थे कि वो बैन हुए हैं कि नहीं वहाँ से, तो बैन नहीं लगाया होगा, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है बैन नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको दोबारा वीज़ा लेने में दिक्कत हो सकती है। जो डिपोर्ट हुए हैं कोरिया से, उनको दोबारा वीज़ा लेने में दिक्कत हो सकती है। अब ये नहीं है कि शेनिगन या इंग्लैंड या कहीं और
और किसी ऑस्ट्रेलिया, इस कंट्री में भी दिक्कत होगी, इन कंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, साउथ कोरिया और जापान में दोबारा वीज़ा लेने में दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। आपको क्लियर करना पड़ेगा अपनी फ़ाइल दोबारा लगाने से पहले कि आपको डिपोर्ट क्यों किया गया था, क्या क्या रीजंस थे और उन्होंने क्या रीजंस डाले हैं, ये पे भी डिपेंड करेगा कि आपको डिपोर्ट क्यों किया है, क्योंकि वो भी अपने पास एक रिकॉर्ड रखते हैं। तो बस आज यही एक जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आगे और भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।